मैं सबसे पहले आप सभी को बड़े ही आदर के साथ इस चर्चा में फेसबुक लाइव की 23वीं कड़ी की इस चर्चा में सहभागिता करने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। मैं एस.एन. श्रीवास्तव, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष, आज 23वीं कड़ी में आपके साथ सहभागिता कर रहा हूं। आज का विषय है आंदोलन जीवी, किसान आंदोलन, निजीकरण और बढ़ रही बेरोजगारी व अराजकता। जैसा कि आज आप पूरे देश में देख रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और उसी रफ्तार से अराजकता भी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी तक में लगभग रोज किसी न किसी को मार दिया जाता है, किसी न किसी के साथ बलात्कार हो जाता है और इन सब की जड़ हमारा मानना है कि बेरोजगारी है और नशाखोरी है, जिसको सरकार गली गली में शराब की दुकान खोल के कर रही। सबसे पहले आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 14 फरवरी है और आज ही के दिन पुलवामा में हमारे सैनिकों की हत्या कर दी गई थी। सबसे पहले पुलवामा हमले के 2 साल पूरे होने पर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की तरफ से हम उन वीर सैनिकों को, शहीद सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी प्रस्तुति की थी और उस प्रस्तुति में जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने निजीकरण की पैरवी की और उन्होंने कहा कि निजीकरण, निजी क्षेत्र की भूमिका, और बड़े अच्छे शब्दों में, बड़े अच्छे वाक्यों में, बड़े लच्छेदार भाषा में उन्होंने निजी क्षेत्र की भूमिका को समझाने का प्रयास देश की जनता को किया था। तो निजी क्षेत्र में जिस प्रकार उन्होंने प्रयास किया और जिस प्रकार राष्ट्रीय उद्योगों का निजीकरण करने का पहले तो उनका मन था ही, अब उन्होंने उसको नियम भी बना दिया। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उस भाषण को सुनने के बाद जो मेरी समझ में आया वो आया कि आज देश के चौकीदार को बधाई देना चाहिए और वो इसलिए देना चाहिए कि उसने कम से कम जिसका नमक खाया है उसके साथ नमक हलाली तो की। अरे भाई, आप क्या जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? चुनावी बॉन्ड। इसको सरकारी उद्योग के अध्यक्ष तो नहीं खरीद सकते, न सरकारी अधिकारी कोई खरीद के किसी राजनीतिक पार्टी को दे सकता है। लेकिन अगर
प्राइवेट उद्योग है, निजी उद्योग है, निजी प्रतिष्ठान है, तो वो स्टेट बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा और जिसको चाहेगा राजनीतिक दल को, जिस राजनीतिक दल को वो उसको देगा। उस पर इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट है। और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने बराबर मांग की है। चुनाव आयोग तक ने कहा था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड भारत के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है, और उन्होंने अपने शब्दों में इसका जितना विरोध कर सकते थे उन्होंने किया था, लेकिन सरकार ने नहीं माना। और इसका किसी विरोधी दलों ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी को छोड़ के किन्हीं दलों ने इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध नहीं किया। देश में अगर विरोध हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड का तो केवल चुनाव आयोग ने किया और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने किया। और चुनाव सुधार के ऊपर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय संरक्षक, जो जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे, दक्षेश के अध्यक्ष भी थे, समाजवादी पार्टी के पहले राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने चुनाव सुधार के लिए चुनाव आयोग को कहा कि आप सरकारी खर्चे पेश को कराइए। ये सारा जो है पैसे की दौड़ और धन की दौड़ और जो पूंजीपति इसमें चले आ रहे हैं, ये दौड़ खत्म हो जाएगी, सबको बराबर मौका मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी इसलिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी निजीकरण का और प्रधानमंत्री के वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा करती है। मैं एसएन श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, दिए गए प्रधानमंत्री जी के इन वक्तव्यों की, आंदोलनकारी पे जो उन्होंने टिप्पणी की, जो निजी क्षेत्र की उन्होंने, हालांकि उन्होंने छिपे शब्दों में भी कहा कि राष्ट्रीय की क्षेत्र की भी भूमिका है, लेकिन निजी क्षेत्र की भूमिका को उन्होंने बहुत सराहा और सब कुछ बेचने को तैयार है। तो इसके लिए मैं एसएन श्रीवास्तव प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से उनकी वक्तव्य की निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी अभी तक जो गलती, मैं बार बार कहता हूं कि जो गलती करते चले आ रहे हैं, उन्होंने बड़ी खूबी से कांग्रेस वालों को भी कहा कि भाई ये कृषि कानून और ये सारी चीज जो है ये तो आपकी थी, और उन्होंने ये भी कहा कि आज समय आ गया है कि जब हम अपनी मानसिकता को बदल दें। तो मेरे को परम आदरणीय रघु ठाकुर जी के ये मैं अभिमन्यु हूं, उनके परम आदरणीय रघु ठाकुर जी की लिखी हुई है किताब, इनके वो अंश याद आ जाते हैं। सार्थक जीवन की हेडिंग है और मैं इसे सुनाना चाहूंगा आपको कि उन्होंने लिखा है, बुतों का दरबार है, यह तो बस एक बाजार है, यह तो बस एक बाजार है, इंसानों की लाशों पर बैठे
बुतों का दरबार है, जहां कुर्सियों का दाम और आत्मा को बेचने का व्यवहार है, जहां कुर्सियों का दाम और आत्मा को बेचने का अधिकार है, बेचने का व्यवहार है, जिन्होंने पद और पैसे के लिए बेच दी खुददारी, जिन्होंने पद और पैसे के लिए बेच दी खुददारी, जिनके जीवन का धर्म ही है देश और समाज से गद्दारी, जिनके जीवन का धर्म ही है देश और समाज से गद्दारी, वे जो वोटों के सौदागर हैं, वे जो वोटों के सौदागर हैं, वे जो दलों और विचारों को बदलने के बाजीगर हैं, वही तो हैं आज के राजनेता। वे जो वोटों के सौदागर हैं, वे जो दलों और विचारों को बदलने के बाजीगर हैं, वही तो हैं आज के राजनेता। चोला और भेष बदलकर, चोला और भेष बदलकर जनता को ठगने वाले अभिनेता, वही तो है आज के राजनेता। जनता को ठगने वाले, चोला और भेष बदलकर जनता को ठगने वाले अभिनेता, वही तो हैं आज के राजनेता। जो है खलनायक, जो है खलनायक बन गए हैं जननायक। न चाल न चलन, केवल ईर्ष्या और जलन, चांदी के सिक्कों में बिक रहे हैं, चांदी के सिक्कों में बिक रहे हैं यह सफेद पोष बदचलन। पर इन हालात के लिए क्या वे अकेले ही हैं जवाबदार? मैं पूछता हूं, रघु ठाकुर ने पूछा कि क्या इन हालात के लिए क्या वे अकेले ही हैं जवाबदार? क्या हम जो अपने वोट बेचते हैं वे नहीं है गुनाहगार? क्या हम जो वोट बेचते हैं वे नहीं है गुनाहगार? और आज मैं आप सभी सहभागियों से बड़े आदर के साथ कहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि अभी अप्रैल तक ग्राम सभा और नगर निगम के पंचायत से लेके सभासद, मेयर तक के चुनाव होने, और इसमें पैसा, शराब और मुर्गा, साड़ी और भी बहुत कुछ खूब चलेगा। तो मैं साथियों कहना चाहूंगा कि आज जो हालत है देश की, आज जो आप सबकी हालत है, आज जो हमारी हालत है, ये इसी कारण से है कि हम वोट बेचते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस बार आप ये ठान लीजिए, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, तो मैं सभी राष्ट्रभक्तों, देशभक्तों और इस देश के नागरिकों से मैं बड़े ही आग्रह के साथ निवेदन करना चाहूंगा, बड़े ही आदर के साथ आग्रह करना चाहूंगा कि वे तय कर लें कि जो शराब बांटेगा, जो मुर्गा बांटेगा, जो साड़ी बांटेगा, जो पैसा बांटेगा, उसको हम वोट नहीं देंगे। हम अपने बीच से हम खुद खड़े होंगे नेतृत्व के लिए, या हम ऐसे व्यक्ति को खड़ा करेंगे जो शराब का गुलाम ना हो, जो गुटखे का गुलाम ना हो, जो नशे का गुलाम ना हो। यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे कि जिस देश में शराबखोरी होती है,
नशाखोरी होती है वो 20 साल पंगु हो जाता है। आज उनके और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में गली गली में शराब की दुकानें और मसाज सेंटर खुलते जा रहे हैं। नेट के जरिए तमाम ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं जो देश की, परिवार से लेकर देश तक की संस्कृति को, नैतिकता को मिटा रही हैं, जड़ से उखाड़ रही हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा और ऐसे कैंडिडेटों को लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की प्रतिनिधि के हैसियत से मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी प्रत्याशी ईमानदार राजनीति का पैरोकार होगा, समता मूलक समाज स्थापित करने का पैरोकार होगा, जो अपने चुनाव में शराब, दारू को बांटकर, प्रलोभन देकर वोट बटोरने का काम नहीं करेगा, उसको लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से सहयोग देगी और उनके चुनाव में सहभागिता करेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश के पहले प्रधानमंत्री, आजाद हिंद फौज के मुखिया सुभाष चंद्र बोस की जो जानकारी है सरकार के पास गुप्त रखा गया है, उसको सार्वजनिक करने का काम करें। और साथ ही जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो चुनावी बॉन्ड है, उसको स्टेट बैंक से किसने खरीदा और किसको किसको दिया, इसको सार्वजनिक करने का काम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित करने का काम करें, सार्वजनिक करने का काम करें, क्योंकि आज बहुत आवश्यक है कि राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोही कौन है, ये जनता जानना चाहती है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड ये एक ऐसा बड़ा सबूत है जो नंगा कर देगा राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक भ्रष्ट नेताओं को, कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए या उन उद्योगपतियों के लिए जिन्होंने उनको चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड और अन्य माध्यमों से। दूसरी चीज, लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बड़े ही कभी कभी तंज भी कसते थे। किसी ने बीच में बोला तो कहते थे कि बहुत अच्छा किया आपने, 1 मिनट का समय हमें दे दिया। एक बंगाली माननीय सांसद जी थे, वो बोल रहे थे तो पहले तो वो कहते रहे मैं समझ गया दादा आपका नाम लोग जान जाएं। मतलब इस तरह का तंज माननीय सांसदों के लिए किया जाए, ये बात हमें तो उचित नहीं लगी, हमें अच्छा नहीं लगा कि देश का प्रधानमंत्री जो किसी दल का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, देश का हम सबका प्रधानमंत्री है, हमारे परिवार का मुखिया है, वो अपने सहयोगियों, अपने साथियों पे तंज करे, अपने परिवार के सदस्यों पे तंज करे, तंज कसे,
ये शोभनीय नहीं है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने उसमें बार बार कहा है, और मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने साथियों से भी बड़े ही आदर के साथ अपनी प्रस्तुति को कहूंगा कि ध्यान से सुने जरा। कृषि कानून पे बड़ी बड़ी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, बड़ी पैरवी की। मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं कि जब हमारे प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में हैं, पक्ष में है, सत्ता में है, विपक्ष में है, कहीं भी हैं, तो उन प्रतिनिधियों का तो सम्मान करना चाहिए। लोकसभा को भी करना चाहिए और राज्यसभा को भी करना चाहिए। तो किस आधार पर जब ये कृषि बिल जिसका इतने दिनों से विरोध हो रहा है, वहां पे जो चीन बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे अगर 12-12 इंची की कीलें ठुकवाई जाती बॉर्डर पे, तो समझ में आता कि यहां घुसपैठिए, घुसपैठ नहीं कर पाएंगे। लेकिन गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन को कुचलने के लिए, आंदोलन को कुचलने के लिए इस तरह की कीलें लगाई जाती हैं और बहुत कुछ किया जाता है। कोई पानी देता है तो उसका विरोध, उसको प्रताड़ित करने का, कोई खाना पहुंचा रहा है तो उसको प्रताड़ित करने का। यह सब शोभनीय नहीं है भारत सरकार से, और वो भी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हो। लेकिन अब उनकी बाध्यता है, और क्या बाध्यता वो खुद समझ सकते हैं। और अभी मैंने कहा भी कि भाई देश के चौकीदार को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि कम से कम निजी प्रतिष्ठानों के प्रति उन्होंने वफादारी की है, नमक हलाली की है। कम से कम नमक हरामी तो नहीं की, जिसका खाया उसके लिए काम किया। अब ये जनता को सोचनी, मैंने पद के माध्यम से भी बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। और निजी प्रतिष्ठान की एक हालत मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, मैं विधानसभा रोड पे हमारा कार्यालय है, हुसैनगंज चौराहे पे, दिलकुशा प्लाजा में। मैं पिछले 2 महीने से 2 मुद्दे की शिकायत कर रहा हूं मेट्रो प्रशासन से, जो केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त प्रतिष्ठान है। लेकिन ये कहने के लिए बाकी सारा आउटसोर्सिंग के जरिए सारे स्टाफ रखे जाते हैं, आउटसोर्सिंग के जरिए सारे काम कराए जाते हैं निजी प्रतिष्ठानों के माध्यम से। तो मैं 2-3 बिंदुओं पे, चूंकि मैं रोज, मेरा आवास कृष्णानगर के पास इंद्रलोक कॉलोनी, कृष्णानगर क्षेत्र में, कृष्णानगर कोतवाली क्षेत्र में इंद्रलोक कॉलोनी में मेरा आवास है, और हुसैनगंज चौराहे पे दिलकुशा प्लाजा में मेरा कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय। तो मैं रोज, ईमानदार राजनीति करनी है, और तो मैं रोज मेट्रो से आता हूं समय बचाने के लिए और पैसे ही बचाने के लिए। तो मैंने 2-3 चीज देखी, और मैं 65 वर्ष उम्र है, होने जा रही है। मेरे दाहिने पैर की कटोरी एक बाइक वाले ने मार दी थी, कटोरी टूटी हुई है, चलने में भी दिक्कत होती है, खड़े होने में भी दिक्कत होती है। तो मैं जब मेट्रो पे कोरोना काल के बाद जब गया, टिकट लिया, तो कुछ भीड़ उस समय तो हल्की थी। वहां 2 काउंटर टोकन देने के लिए लगाए गए, दोनों काउंटर चल रहे थे। कुछ दिनों के बाद एक काउंटर बंद कर दिया गया जब भीड़ होने लगी। मतलब जब भीड़ नहीं थी तो दोनों काउंटर चलाए गए। जब भीड़ होने लगी, मेट्रो प्रशासन को यह लगा कि हाँ, आप लोग आ रहे हैं और अभी तो अच्छी खासी भीड़ आती है, तो उन्होंने एक काउंटर बंद करके उस व्यक्ति को बोला कि आदमियों को बोलो, जो यात्री आते हैं उनको कहिए कि आप मशीन पे लीजिए। अब मशीन पे भी तो एक आदमी लेता है, तो फिर वहां भी भीड़ लगती है।
हर आदमी मशीन से ले नहीं पाता। तो उन्होंने कहा जो मशीन से नहीं ले पाता उसको आप समझाओ, मोटिवेट करो। तो हमें भी दिक्कत हुई, हमने एक शिकायत की कि भाई आप जो भी करिए आप समझाइए, उसके लिए एक कर्मचारी और बढ़ा दीजिए। दूसरी चीज कि जो काउंटर है वो जनता के, देश के नागरिकों के, प्रदेश के नागरिकों के, लखनऊ के नागरिकों के टैक्स के पैसे से बना है मेट्रो। और ये काउंटर भी जनता के टैक्स के पैसे से बना है। इनको जो कर्मचारी को जो वेतन जा रहा है वो भी हमारे टैक्स के पैसे से, और हमारे जो किराए, जो हम किराया देते हैं कृष्णानगर से हुसैनगंज तक 30 रुपए, जबकि टेम्पो चलती थी तो 10 रुपया पड़ता था, 30 रुपए देते हैं। तो फिर हमारी सुविधा क्यों काट रहे हो आप? तो आप काउंटर खोलो और एक सीनियर सिटीजन के लिए, विकलांग के लिए, महिलाओं के लिए एक और काउंटर खोलने का प्रयास करिए। तो इसको मैं शिकायत पुस्तिका के माध्यम से, कंट्रोलर्स के माध्यम से, जो वहां स्टाफ रहता है उसके माध्यम से मेट्रो प्रशासन को पहुंचाने का काम किया, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। और 10 तारीख की स्थिति इतनी भीड़ थी, एक व्यक्ति बेहोश होकर गिरने लगे, तो हमें भी दिक्कत हो रही थी, सहयात्रियों को भी दिक्कत हो रही थी। कोरोना काल है, भीड़ नहीं होना चाहिए। तो हमने मेट्रो प्रशासन से आग्रह किया कि वहाँ जो कंट्रोलर थे उनसे आग्रह किया कि आप इसको खुलवा दीजिए। वो बड़ी सभ्य महिला कंट्रोलर थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऊपर से आदेश नहीं है। तो हम क्या, बात कर लीजिए। तो क्या, नहीं, उन्होंने मना किया है। तो मैं कहा तब मैं धरने में बैठ जाता हूँ। तो मैं वहीं काउंटर के सामने धरने में बैठ गया। धरने बैठा तो उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारी को भी बोला, पुलिस के, वो भी, दरोगा जी भी आ गए और लोग भी आ गए। तो हम क्या, देखिए, मैंने कन्विंस किया उनको, वो लोग भी कहे कि नहीं, बात तो आपकी ठीक है, ये जब काउंटर भी है, आदमी भी है, तो भाई टोकन तो देना चाहिए। खैर 10 से 15 मिनट में कंट्रोलर महोदया ने प्रयास किया अपने मैनेजमेंट से बात करके कन्विंस करने का। वो लोग कन्विंस हुए और टोकन काउंटर खुला और टोकन मिलने लगा और मैं धरना समाप्त करके चला आया। लेकिन दूसरे दिन से फिर वही स्थिति हो गई, कंट्रोलर को बदल दिया गया और एक ऐसे बदमाश कंट्रोलर को लगाया गया जो आपको उकसाने का काम करे, आपसे लड़ने का काम करे। शिकायत पुस्तिका मांगी है तो आपको, तो ये आंदोलन भी चल रहा है और कल भी मैंने उसकी शिकायत की। और इस फेसबुक प्रसारण के माध्यम से मैं मेट्रो प्रशासन से आग्रह भी करता हूं कि कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन पर दोनों टोकन काउंटर खोल दिए जाएं और साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए, विकलांग के लिए, महिलाओं के लिए एक अलग से काउंटर की व्यवस्था की जाए। ये बात अलग है कि आप मेट्रो के लिए जो जमीन लिए, जगह लिए, उस पे आप क्या नाम है, स्टॉल और ये सब किराए पे दे के पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, जबकि यात्रियों के लिए ये काउंटर्स बहुत जरूरी है, उसको खोलना चाहिए, उसको खोलिए, ये हमारी मांग है। और हम लोकसभा के माननीय सांसद राजनाथ सिंह जी से, जो रक्षा मंत्री भी हैं, तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी से भी आग्रह किया कि इसमें हस्तक्षेप करें और मेट्रो प्रशासन को आदेश करें कि कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन पर दोनों काउंटर खोले जाएं और हर स्टेशन पे विकलांग, महिला व वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक काउंटर अलग से कर दिया जाए। तो मैं बता रहा था कि एक ये मामला था। दूसरा मामला था हुसैनगंज में ड्रेनेज जो है, दुछत्ती कहते हैं सबवे में, वो सारा लीक कर रहा है। वो एक जगह प्रयास करते हैं, दूसरी जगह शुरू हो जाता है।
दूसरी जब प्रयास करते हैं तीसरी जब शुरू हो जाता है। मतलब वो चिल्ला चिल्ला के भ्रष्टाचार का गाथा गा रहा है। और तीसरा इन्होंने क्या किया, अभी तक रिपेयर नहीं हो पाया। और तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो स्वचालित सीढ़ियां थी, जो लिफ्ट थे, उसको इन्होंने बंद कर दिया। कहा बिजली बचा रहे हैं। फिर लोगों का विरोध हुआ तो फिर उन्होंने लिफ्ट चालू कर दिया। एस्केलेटर जो स्वचालित सीढ़ी है उसको बंद कर देते हैं। स्थिति यह हुई कि हुसैनगंज में गेट नंबर 2 और 3 की तरफ जो रास्ता आ रहा है उस पर लिफ्ट नहीं है, केवल स्वचालित सीढ़ी है जिससे आप ऊपर आ सकते। तो मैंने उसकी शिकायत की और स्टाफ मेट्रो का जो है कंट्रोलर जो है उन्होंने भी अपना प्रयास किया मैनेजमेंट को कन्विंस करने का। तो मैनेजमेंट ने इसको स्वीकार कर लिया और यहाँ जब तक मेट्रो का समय है चलने का तब तक स्वचालित सीढ़ियां चलाई जाती हैं। लेकिन बाकी स्टेशनों पर जहां लिफ्ट मौजूद है वहां इसको रोकने का काम किया गया है और इससे भी समय का नुकसान होता है। तो समय बहुमूल्य है, इसको निजी प्रतिष्ठानों को भी समझना चाहिए। लेकिन ये सरकारी प्रतिष्ठान समझ सकते हैं, निजी प्रतिष्ठान नहीं समझेंगे। अगर ये सरकारी प्रतिष्ठान ने बनाया रहता मेट्रो स्टेशन, जगह जगह सीपेज होते, तो लोगों की भी आवाज आती है कि सरकारी कर्मचारी तो चोर है, सरकारी प्रतिष्ठान वाले तो चोर हैं। चोरी तो आप करते हो। मैं रेलवे में अधिकारी था, इंजीनियर था, ईमानदार इंजीनियर था। गंगोत्री के जल गंगा के प्रोजेक्ट पर भी काम किया जिसको ब्रिज कारपोरेशन नहीं कर पाया था। आर्मी का ब्रिज था, डिपॉजिट वर्क था, उसको हमारी टीम ने किया। लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार की कड़ी में, जो आर्थिक आतंकवाद है उसकी कड़ी में, एहसन श्रीवास्तव ब्रिज इंजीनियर जो हैं वो नहीं सहभागिता करेंगे तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 35 ट्रांसफर हुए। तो ट्रांसफर का जो उद्योग है वो भ्रष्टाचार की जननी है सरकारी प्रतिष्ठानों में। हमने बार बार अपने आंदोलनों के माध्यम से कहा कि ये ट्रांसफर नाम का उद्योग बंद कर दीजिए। कर्मचारी जहां का निवासी है वहीं उसी के गांव के पास उसकी पोस्टिंग करिए। और जब वो भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, चोरी में पकड़ा जाता है, बेईमानी में पकड़ा जाता है, तो उसका व्यापक प्रचार करते हुए उसको देश निकाला कर दीजिए, तड़ीपार कर दीजिए। ट्रांसफर को एज ए पनिशमेंट यूज करिए बेईमानों के खिलाफ। लेकिन आज ट्रांसफर जो यूज होता है, स्थानांतरण का उपयोग सरकार जो करती है और सरकार के अधिकारी जो करते हैं, वो बेईमानों को पालने के लिए और ईमानदारों को प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है। तो आज साथियों जो हालत है निजी प्रतिष्ठानों की, वहां केवल शोषण, केवल शोषण। मेट्रो रेलवे की मैं बात करता हूं, निजी प्रतिष्ठान आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी आते हैं उनको पूरा वेतन, जो दैनिक वेतन है उनका, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने तय किया है, श्रम मंत्रालय ने तय किया है, श्रम मंत्री ने तय किया है, भारत सरकार ने तय किया है, ये अपने कर्मचारियों को पूरा पैसा नहीं देते हैं और दस्तखत करा लेते हैं। हमें तत्कालीन विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बातें याद आती हैं। उन्होंने अपने विजिलेंस बुलेटिन में पहले पन्ने पर लिखा था, आज से कम 30 साल पहले, 25-30 साल पहले उन्होंने लिखा था कि भारत में भ्रष्टाचार नहीं, आर्थिक आतंकवाद है। देयर इज नो करप्शन, देयर इज अ फाइनेंशियल टेररिज्म।
और फाइनेंशियल टेररिज्म के देयर आर 5 प्लेयर्स, इसके 5 खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा पहला नेता करप्ट लीडर, दूसरा आईएएस जो करप्ट नौकरशाह है, भ्रष्ट नौकरशाह, तीसरा एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चौथा करप्ट बिजनेसमैन, भ्रष्ट व्यापारी, और पांचवा क्रिमिनल। तो क्रिमिनल तो दिखाई देते हैं, बाकी 4 नहीं दिखाई देते। और उन्होंने कहा, उसमें लिखित रूप से कहा कि ये जो है आपस में इनका एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया सहयोग होता है। तो प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि अगर राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों को बेचना ही है, आप निजीकरण की इतनी पैरवी कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो मेहरबानी करके इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा और किसको दिया, इसको सार्वजनिक करने का काम करिए। आप देश के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम रक्षा मंत्री, प्रथम राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज के मुखिया का आप बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। उनके बारे में जो सूचनाएं हैं उसको सार्वजनिक करिए। उत्तर प्रदेश में यही फैजाबाद में जो गुमनामी बाबा थे, जिनकी प्रदेश सरकार ने जांच कराई, उसको सार्वजनिक करिए। और अगर आप देश का भला चाहते हो तो एक दिन लोकसभा में देश में नशाखोरी क्यों आवश्यक है, देश में शराबखोरी क्यों आवश्यक है, देश और प्रदेश, नगर, गांव की गली गली में शराब की दुकानें क्यों आवश्यक है, इस पे जरा एक दिन अपना वक्तव्य दे दीजिए। मैं मांग करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी आपसे कि अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हो, थोड़ी भी राष्ट्रभक्ति बची हो, तो बस एक काम आप कर लो, देश में परिवर्तन आ जाएगा, देश में सुधार आ जाएगा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर आ रहा है। आप अभी से घोषित कर दीजिए कि 2 अक्टूबर से पूरे देश में शराबबंदी हो जाएगी। परम आदरणीय रघु ठाकुर जी ने भी आपको पत्र लिख के और सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह किया और पूछा भी, शराब के उन पैरोकारों से भी पूछा और देश के नायकों से भी पूछा, सत्ताधीशों से भी पूछा कि क्या इनकम टैक्स का कानून बनने के बाद इनकम टैक्स की चोरी नहीं होती, तो इनकम टैक्स का कानून क्यों बनाया? क्या बलात्कारी को फांसी देने की सजा का कानून जो बना तो देश में बलात्कार नहीं होता? तो यह कहना कि शराब के लिए दलील देना, सरकारी खर्चे, सरकार को पैसा मिलता है, यह गलत है, बेमानी है। यह देश को बर्बाद करने का, देश को आर्थिक रूप से गुलामी की जंजीरों में ढकेलने का यह प्रधानमंत्री जी आपका खुला प्रयास है। और आप इन तरीकों से देश को आत्मनिर्भर भारत नहीं बना पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो सबसे पहले निजी प्रतिष्ठानों की पैरवी के जगह पे सबसे पहले देश में शराबबंदी का कानून लाइए,
शराबबंदी करिए, इसके लिए कड़े सजा का प्रावधान करिए। देश आपका आत्मनिर्भर बन जाएगा केवल आपके एक कदम से। और इसी के साथ मैं किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए प्रधानमंत्री जी से एक बात और कहना चाहूंगा कि जनता के प्रतिनिधि ने राज्यसभा के महामहिम अध्यक्ष महोदय से मांग की थी कि कृषि कानून ये जो आप पास घोषित कर रहे हैं, वॉइस के ऊपर, आवाज के ऊपर, हम लोगों का मानना है कि ये जो है पास नहीं है, बहुमत नहीं है, इसलिए आप इस पर वोटिंग करा लें। और महामहिम ने वोटिंग कराने से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री जी मौजूद थे। तो ये कृषि बिल देश पर थोपने का प्रधानमंत्री को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बार बार आग्रह कर रही है कि इस पे जनमत कराया जाए और कृषि कानून को वापस लिया जाए, चर्चा करा के फिर से इसे बहुमत से लाया जाए। देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, किसानों के हित में होगा। लेकिन आप जो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम से अनाजों को निकाल के भंडारण करा के अडानी अंबानी क्या क्या, तो कभी टाटा ओटा का सत्ता पे दबाव था, आज उनका है। तो ये समझना जो है, प्रधानमंत्री जी आपके साथ साथ देश के वोटरों को भी है। और मैं एक बात कह के अपनी बातों को विराम दूंगा कि नया वर्ष आ गया है 2021, 2020 बीत गया। तो बीत गया साल छोड़कर कुछ सवाल, बीत गया साल छोड़कर कुछ सवाल, क्या देश रहेगा ऐसे ही बदहाल? बीत गया साल छोड़कर कुछ सवाल, क्या देश रहेगा ऐसे ही बदहाल? नए वर्ष का आना, नए वर्ष का आना एक सहज व अपरिहार्य घटना है। नए वर्ष का आना एक सहज व अपरिहार्य घटना है। काल का चक्र है जिसका काम ही चलना है। नया वर्ष कब अर्थमय होगा साथियों? नया वर्ष तभी कुछ अर्थमय होगा जब साल के साथ बदलेगा हाल। नया वर्ष तभी कुछ अर्थमय होगा जब साल के साथ बदलेगा हाल। समता का समाज होगा, गरीबी का नाश होगा। समता का समाज होगा, गरीबी का नाश होगा, तभी सार्थक होगा नए साल का आना। जब बदले ये जमाना, बदले ये जमाना। और नहीं तो आप रेल की हालत, जो सबसे बड़ा प्रतिष्ठान था, देख रहे हैं, आज आम जनता की पहुंच से दूर हो चुकी है। अनाज भी दूर होने वाला है और निजी प्रतिष्ठानों के आने से सिवाय बेरोजगारी और अराजकता के कुछ नहीं मिलेगा देश को। इसी के साथ आपसे पुनः ये आग्रह कि आने वाले चुनाव में शराब, मुर्गा खिलाने वाले और प्रलोभन देने वालों को वोट न दें। आप सभी वोट देने के लिए निकलें। अगर कोई प्रत्याशी आपके समझ में ठीक नहीं लगता तो नोटा पे वोट दें, इसका भी एक मैसेज जाएगा। इसी के साथ साथियों, आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद, जय